नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 8 का आज हम संपूर्ण हल जानेंगे। इस प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न बैंक विषय हिंदी कक्षा 8 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। देखिए, इस प्रकार से यह प्रश्न बैंक जीपीएच की प्रश्न बैंक है, जो कि हमें मार्केट में भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप मार्केट से भी इस प्रश्न बैंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। देखिए, तो देखिए बच्चों, विषय हिंदी कक्षा 8, आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। देखिए, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सही विकल्प वाले हम प्रश्नों को जानेंगे। यहाँ दिया है, देखिए चित्र दिया है। निर्देश, चित्र देखकर सही वाक्य पर गोला लगाइए। यहाँ चित्र दिया है, इसमें देखकर हम देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए, इस चित्र में बच्चे खेल रहे हैं, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए चित्र में वर्षा हो रही है, तो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें देखेंगे वर्षा हो रही है, इस पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तीसरा। देखिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, देखिए बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, इस पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए गाय घास खा रही है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। देखिए, इसके बाद देखिए चित्र को देखकर हम यहाँ बताएंगे। देखिए किसान मिट्टी खोद रहा है, तो हम देखिए यहाँ इसका आंसर किसान मिट्टी खोद रहा है, इस पर हम गोला लगा देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए, इसका सही अर्थ है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना का अर्थ है कपटी मित्र। इसके बाद अगला, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है खुशियाँ मनाना। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी काम का प्रारंभ करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। तो देखिए किसी काम का प्रारंभ करना अर्थात होगा काम शुरू करना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ है। तो इसका आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें इसका राइट आंसर है अनपढ़ व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बाहरी दिखावा करना वाक्यांश के लिए कहावत का प्रयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर है ऊंची दुकान पीके फीके पकवान, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, आय का विलोम है। तो आय का विलोम क्या होगा? व्यय होगा, ठीक है। और इसके बाद अगला है, उन्नति का विलोम है अवनति। जलज पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कमल का पर्यायवाची क्या है? जलज है। अगला है, दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दिवस के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? दिवा और वासर। इसके बाद है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? समानार्थी शब्द। तो हम इस पर राइट आंसर बता देंगे। तो आइए इसी प्रकार से देखते हैं इसके आगे के प्रश्न। देखिए, अर्धविराम चिन्ह है। तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखेंगे अर्धविराम चिन्ह। तो देखिए इस प्रकार का जो 12 नंबर का है, ये अर्धविराम चिन्ह है। इसके बाद अगला प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्ह का प्रयोग है। देखिए यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से देखेंगे कौन से वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 6 नंबर में देखिए, अरे हे मोहन तुम कब आ गए। इसके बाद अगला है, दूध सा सफ़ेद चाक उदाहरण में अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला है, सीता का मुख चंद्र के समान सुंदर है। उदाहरण में उपमान है, क्या है? चंद्रमा है। अगला है, अपशकुन शब्द में उपसर्ग है। तो अपशकुन में देखिए उपसर्ग क्या है? अप है। देखिए यहाँ 12 नंबर का मिस्टेक हो चुका है, तो इसमें उपसर्ग है अप। इसके बाद अगला है, झरती शब्द में प्रत्यय है, इसमें ती प्रत्यय है। और अगला है, लाफरवाह शब्द में उपसर्ग है ला। और अगला है, प्रदूषण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें प्र उपसर्ग है। अगला है, गाड़ी वान
शब्द में प्रत्यय है, वान प्रत्यय है। देखिए वान, देखिए प्रत्यय जो होते हैं ये शब्दों के अंत में लगते हैं और उपसर्ग शब्दों के पूर्व अर्थात पहले लगते हैं। इसके बाद देखिए मात्रहीन शब्द में प्रत्यय है तो हीन प्रत्यय है। छंद के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो छंद के प्रभाव को गति कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निर्देश, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखिए हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। आइए आज हम बातें करते हैं व्यक्तित्व विकास की। व्यक्तित्व हमारे सोचने, अनुभव करने और व्यवहार करने का वह तरीका है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। जब हम ऐसा करते हैं कि वह व्यक्ति अच्छे व्यक्तित्व का धनी है, तब उसका आशा है कि ऐसा व्यक्ति जो न केवल आकर्षक है बल्कि व्यवहार और अन्य बातों में भी औरों से अलग और बेहतर है। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। इसके आधार पर आप देखेंगे प्रश्नों के आंसर। व्यक्तित्व विकास के लिए हम क्या करें? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ देखिए व्यक्तित्व विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यहाँ दी गई बातें हैं। देखिए इन्हें जान लेते हैं। ज़्यादा बात करने के बजाय हम ज़्यादा सुने जिससे हमारा ज्ञान बढ़ सके। पढ़ना एक अच्छी आदत है, इससे देश दुनिया की हमें जानकारी मिलती है एवं समझ बढ़ती है। जब आपकी बोलने की बारी हो तब पूरे आत्मविश्वास से किसी विषय पर अच्छे ढंग से बात कर रखें। अगला है नए नए लोगों से मिलें, इससे बोलचाल का तरीका, शिष्टता और दूसरों से सीखने का मौका मिलता है। और नेक्स्ट है सकारात्मक सोच रखें, अच्छे कार्यों को करने के अवसर ढूंढें और हमेशा दूसरों की मदद करें। तो इस प्रकार से व्यक्तित्व विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब आइए देखते हैं अगला है प्रश्न। इसी के अंतर्गत 27 नंबर का प्रश्न है गद्यांश के अंतर्गत। गद्यांश के अनुसार पढ़ने से हमें क्या होता है? विश्व की समझ बनती है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ने से विश्व की समझ बढ़ती है। इसके बाद अगला है इस गद्यांश में लेखक की राय है कि नए नए लोगों से मिलना लाभदायक है। अगला है गद्यांश के अनुसार ज़्यादा बोलने से अच्छा है ज़्यादा सुनना। और इसके बाद है इस गद्यांश में लेखन ने दिया है, क्या दिया है? अपने विचार दिए हैं इस गद्यांश में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न निर्देश, दी गई तालिका को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। यहाँ तालिका दी है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। इसमें कॉलम ए में जानवरों के नाम है, कॉलम 2 में हमारी मदद कैसे करते हैं, कॉलम 3 में है यह कहाँ रहते हैं और कॉलम 4 में है इनकी विशेषताएँ। तो देखिए यहाँ पर इस तालिका को हम देखेंगे। जैसे गाय हमारी मदद कैसे करती है? हमें दूध देती है, गोबर ईंधन के काम आता है। इसके बाद देखिए ये यहाँ कहाँ रहती है? गौशाला में। विशेषता है यह पालतू है, शांत स्वभाव है, दूसरे बच्चों के लिए लाभकारी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को देख लेंगे, इसका अध्ययन कर लेंगे। आइए अब इस तालिका के आधार पर हम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। तो क्या आता है? देखिए परिवहन के काम ऊँट आता है रेगिस्तान में। तो हम यहाँ ऊँट पर गोला लगा देंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे ऊँट रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। इसके बाद है अगला प्रश्न पुलिस की मदद करता है। देखिए पुलिस की मदद कौन करता है? यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो चुका है, पुलिस की मदद कुत्ता करता है। यहाँ देखेंगे हम, देखिए पुलिस की मदद करता है कुत्ता। तो हम इस पर ऑप्शन लगा देंगे, यहाँ गोला लगा देंगे कुत्ते पर, ब नंबर पर। इसके बाद है भेड़ की विशेषता है। देखिए भेड़ झुंड में रहती है, झुंड में चलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं भेड़ ऊन प्राप्त होते हैं, दूध देती है, इसकी विशेषता है झुंड में चलती है। देखिए इसके बाद है तालिका में दिए गए सभी जानवर हैं उपयोगी हैं। तो आप यहाँ पर इसे उपयोगी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जानवरों के घरों की बात की गई है। जानवरों के घरों की बात किस में की गई है? तीसरे कॉलम में की गई है। देखिए घरों अर्थात यहाँ यह कहाँ रहते हैं, इसमें घर की बात की गई है। इसके बाद देखिए अगला दिया है निर्देश, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए।
देखिए यहाँ गद्यांश दिया है, इसको आप पढ़कर प्रश्नों के सही आंसर बता सकते हैं। जैसे दिया है पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ। इनकी शिक्षा गुटुर में हुई। सिंधु ने 8 वर्ष की उम्र में से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। पीवी सिंधु के पिता रामना अर्जुन अवार्ड विजेता थे। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ ऐसे गद्यांश को पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। देखिए इनके आंसर, पीवी सिंधु के पिता खेलते थे, क्या खेलते थे? वॉलीबॉल खेलते थे। आप गद्यांश में देखेंगे पीवी सिंधु के पिता वॉलीबॉल खेलते थे। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2015 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद देखिए अगला, पुलेला गोपीचंद ने पीवी सिंधु की प्रशंसा में कहा वह बहुत मेहनती है। इसके बाद अगला है, पीवी सिंधु द्वारा 2016 में जीता हुआ रजत पदक महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका आंसर है देखिए वे प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह पदक जीता। अगला है, पीवी सिंधु ने अपने पिता का खेल नहीं चुना क्योंकि वह गोपीचंद से प्रभावित थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया है निर्देश, आप पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखिए बच्चों, एक पठित गद्यांश आएगा, उसको पढ़कर हम दिए गए प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से हम इसे समझेंगे। शिक्षिका ने कहा पुस्तकालय में आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, ध्यान से सुनो। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सभी बच्चे कतार में जाएंगे, अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे। तो देखिए इसके अंतर्गत आप इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला इसके अंतर्गत प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पुस्तकालय। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए पुस्तकालय में जाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पुस्तकालय कार्ड। अगला है, पुस्तकालय में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? अनुशासन आवश्यक है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद में दिए गए निर्देश हैं, क्या है? छात्र व्यवहार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समय समाप्त होने पर पुस्तक शिक्षक को देना है। इसी के अंतर्गत देखिए अगला गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। एक राजा था, उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। इस बगीचे में तरह तरह के फल लगते थे। एक किसान इस बगीचे की देखभाल करता था। तो देखिए इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर दिए गए गद्यांश में राजा शब्द है, राजा क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगला है, दिए गए गद्यांश में विशाल शब्द क्या है? तो देखिए विशाल अर्थात बहुत बड़ा, विशेषता बताई जा रही, तो यह विशेषण शब्द है। और इसके बाद दिए गए गद्यांश में उसका शब्द है, उसका, तो देखिए उसका शब्द जो है ये सर्वनाम है। और दिए गए गद्यांश में कर्ता शब्द है, क्रिया। और इसके बाद है नेक्स्ट, दिए गए गद्यांश में विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह है। देखिए यहाँ जो विराम चिन्ह यहाँ चिन्ह दिया है, कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ दिया है अगला निर्देश दिया है, अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। एक बार सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, चाणक्य काश तुम खूबसूरत होते। यह सुनकर चाणक्य बोले राजन, जहाँ तक मेरा मानना है कि इंसान की पहचान उनके गुणों से होती है, रूप से नहीं। तो आइए देखते हैं। इसी प्रकार से दिया, तब चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हो जहाँ गुण के सामने रूप छोटा रह गया हो? चाणक्य ने राजा को 2 गिलास पानी पीने को दिया और फिर चंद्रगुप्त से कहा, पहले गिलास का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे गिलास का पानी मिट्टी के घड़े का, आपको कौन सा अच्छा लगा? चंद्रगुप्त बोले, मटके से भरे गिलास का पानी। पास ही चंद्रगुप्त की पत्नी भी खड़ी थी और चंद्रगुप्त और चाणक्य की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी।
वे चंद्रगुप्त और चाणक्य की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी। चाणक्य के इस उदाहरण से वे काफ़ी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, वो सोने का घड़ा किस काम का जो प्यास न बुझा सके। मटका भले ही दिखने में भद्दा हो, लेकिन प्यास मटके के पानी से ही बुझती है। यानी रूप नहीं, गुण महान होता है। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब आइए इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर देखते हैं। इंसान की पहचान होती है, तो इंसान की पहचान किससे होती है? उसके गुणों से होती है। अगला है, चंद्रगुप्त की प्यास बुझती है, किससे बुझती है? मटके के पानी से। देखिए बच्चों, यदि आप गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका अध्ययन कर लेते हैं, तो उसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से बता सकते हैं। अगला है, इस कहानी के चाणक्य के बारे में पता चलता है वह बुद्धिमान है। अगला प्रश्न, चाणक्य की बात सुनकर चंद्रगुप्त की पत्नी सहमत हो गई। देखिए अगला है, यह कहानी हमें संदेश देती है कि सबसे अधिक महत्व है गुण का। और इसके बाद देखिए अगला यहाँ दिया है, यहाँ पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। देखिए, झील में एक घड़ियाल रहता था। एक दिन घड़ियाल ने हाथी को नहाते देख लिया। बस फिर क्या था, उसके मुंह में पानी भर आया। वह पानी के अंदर पानी के पास पहुंच गया। उस समय डार्ट मेंढक भी पास ही खेल रहा था। वह बहुत जहरीला होता है। वह हाथी से दोस्ती करना चाहता था। उसने घड़ियाल को हाथी के पास जाते देख लिया। उसने सोचा कि हाथी को घड़ियाल से खतरा है। वह जल्दी से घड़ियाल के सामने पहुंचकर बोला, खबरदार, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मेरे दोस्त से दूर हो जाओ। मैं और मेरे साथी तुम्हारा खाल काट लेंगे। यह सुनकर घड़ियाल वापस चला गया। तो इस प्रकार से आप इसे गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब आइए इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर देखते हैं। देखिए, हाथी ने मेंढक को धन्यवाद दिया और अपनी सूंड उठाकर मेंढक से कहा, अब हम दोस्त हैं। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ प्रश्नों के आंसर देखते हैं। घड़ियाल ने झील में नहाते देख लिया। किसको देख लिया? हाथी को। घड़ियाल के मुंह में पानी आ गया क्योंकि वह हाथी को खाना चाहता था। अगला प्रश्न, इस गद्यांश के अनुसार डार्ट मेंढक की विशेषता है, वह बहुत जहरीला होता है। अगला है, मेंढक को धन्यवाद दिया, किसने दिया था? हाथी ने। अगला, घड़ियाल वापस चला गया क्योंकि वह डर गया। इसके बाद है अगला, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण होता है। ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनेगा, क्या बनेगा? लापरवाह। अगला है, वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची शब्द है अनल। वार्षिकोत्सव में स्वर संधि का भेद है, गुण स्वर संधि का भेद है। और अगला है, ऊंची दुकान पीके पकवान, कहावत का अर्थ है बाहरी दिखावा करना। इसके बाद देखिए, यहाँ पुनः इसे रिपीट किया गया है, ला उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए, तो लापरवाह। देखिए अगला है, महेश्वर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आइए देखते हैं। देखिए, महेश्वर नदी के किनारे क्या बसा है? महेश्वर कौन सी नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे। इसके बाद अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो रैदास कवि की है। अगला है, गांधी जी अपना राजतिलक गुरु मानते थे, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। इसके बाद अगला, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को कहते थे काला कुली कहते थे। अगला है, अभिमुख शब्द में उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ जो गद्यांश दिया है, इसे गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आप पठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर पर गोल घेरा बनाइए। तो आइए देखते हैं, इस गद्यांश को आप पढ़ लेंगे। जैसे कि देखिए दिया है, हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर बना है। आकाश तत्व 5 तत्वों में से सबसे उपयोगी एवं प्रथम तत्व है। महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को आरोग्य सम्राट की संज्ञा दी। आकाश जैसे हमारे आसपास और ऊपर नीचे है, वैसे ही हमारे भीतर भी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं प्रश्नों के आंसर। दिया है प्रश्न, 5 भौतिक तत्वों में से सबसे उपयोगी एवं प्रथम तत्व है आकाश। इसके बाद है, मनुष्य को भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए।
अगला है आकाश तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? उपवास रखना। अगला है महात्मा गांधी ने आकाश तत्व को माना है आरोग्य सम्राट माना है। अगला मनुष्य का शरीर इन भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जो देखिए अपठित गद्यांश में दिया है। इसके आधार पर हम आसानी से प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ अगला अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो देखिए मोर एक सुंदर पक्षी है, उसके रंग बिरंगी पंख सभी को मोहित कर लेते हैं। यह खेत, जंगल, शहर, बगीचे आदि स्थानों पर आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब आइए इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर देखते हैं। रंग बिरंगी पक्षी का नाम क्या है? मोर है। मयूर पक्षी होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। अगला है ताउस से आशा है मयूर। देखिए ताउस जो उसका अर्थ है गद्यांश में दिया है, इससे आशा है मयूर। मयूर पक्षी जगत में प्रसिद्ध है, नाचने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला सागर सा गंभीर हृदय हो में अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला है निम्नलिखित विराम चिन्हों में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह का चिन्ह देखिए इस प्रकार से है ब नंबर। अगला है सागर सा गंभीर हृदय हो में अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला है आर्यभट्ट हमारे देश के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, रेखांकित शब्दों में संज्ञा है, तो आर्यभट्ट संज्ञा है। उनके अगला प्रश्न उनके कितने ही प्रेजन कारगार में चक्की पीसते रहे, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द है सर्वनाम। इसके बाद अगला प्रश्न जहाँ जाना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्गम। और निम्नलिखित विराम चिन्हों में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह देखिए इस प्रकार से है। अगला है बिरसा मुंडा नहीं रहे, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द है बिरसा मुंडा क्या है? संज्ञा है। अगला है सुश्रुत विश्व के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रारंभ किया, रेखांकित शब्दों में से सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर देखिए जिन्होंने। अगला प्रश्न अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना। इसके बाद देखिए आप पठित गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोल घेरा बनाइए। तो देखिए आप इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेंगे, जैसे कि विराट कोहली क्रिकेट जगत में जाना माना नाम है, इनका जन्म 5 नवंबर 1988 को हुआ। तो इस प्रकार से आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे। इसके बाद इसके अंतर्गत प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। देखिए विराट कोहली का उपनाम एक फल से मिलता है, तो कौन सा फल है? आप गद्यांश को पढ़ लेंगे, अब इसका आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो चीकू फल से मिलता है। अगला है विराट कोहली का पसंदीदा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसके बाद है विराट कोहली को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष में मिला? तो 2017 में मिला। इसके बाद अगला प्रश्न विराट कोहली का पसंदीदा भोजन है चाइनीज़ भोजन। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़कर उनके प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए इसी प्रकार से अपठित गद्यांश दिया है, इसे भी आप पढ़ के इन प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। गीता फोगट के पिता की रुचि थी पहलवानी में। इसके बाद है गीता फोगट द्वारा सन 2009 में जीता गोल्ड मेडल महत्वपूर्ण था, किसके लिए था? वह प्रथम भारतीय महिला थी। इसके बाद अगला है महावीर फोगट ने प्रभावित होकर गीता को पहलवानी करना सिखाया, कर्णम मल्लेश्वरी से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में योगदान के फलस्वरूप हरियाणा पुलिस ने गीता फोगट को पद दिया, कौन सा पद दिया? डीएसपी का। इसके बाद अगला प्रश्न गीता फोगट ने आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और इसके बाद देखिए अगला दिया है यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरु होता है। अगला प्रश्न है धर्मरथ के 2 पहिए हैं, शौर्य और धैर्य। अगला है प्रार्थना खालिस्तान की पुकार है, मन की पुकार है। नेक्स्ट नर नारी शब्द में खालिस्तान समास है,
द्वंद्व समास है। रात का पर्यायवाची क्या है? निशा है। खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था, तो बिरसा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था। इसके बाद देखिए अगला दिया है खालिस्तान। देखिए खालिस्तान वाले प्रश्न भी, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप इनका अध्ययन अवश्य कर लें, यहीं से प्रश्न परीक्षा में आएंगे। देखिए अगला है पथ भूल न जाना खालिस्तान कही, तो पथिक। इसके बाद है हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान क्रियाएं समाहित हैं, 6 क्रियाएं समाहित हैं। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा खालिस्तान ने बसाया था, तो माधनता ने। इसके बाद है चरण तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है चरण। अगला है नौ पर खालिस्तान स्वर दे, 9 पर 9 स्वर दे। मुंडा समाज के आराध्य लिंग सिंह का अर्थ है सूर्य, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए खालिस्तान विधा है, व्यंग्य विधा है। दौलत पाए न कीजिए खालिस्तान में अभिमान है सपनेहू। अगला है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। सम्राट विक्रमादित्य ने खालिस्तान संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो विक्रम संवत का प्रचलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न राव नूर्थी खालिस्तान रघुवीरा देख विभीषण भयु अधीरा, तो बिरथ रघुवीरा आएगा इसमें। इसके बाद है रसोई घर शब्द में खालिस्तान समास है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला देखिए अगला प्रश्न है तोमर वंश का अंतिम राजा खालिस्तान था, तो इसका तोमर वंश का अंतिम राजा राम शाह था। अगला है मीरा ने खालिस्तान रूपी धन प्राप्त कर लिया, तो भगवान श्री कृष्ण रूपी धन प्राप्त कर लिया। अगला है पराजित शब्द का विलोम शब्द है अपराजित। योग का योग कौशलम, तो योग कर्मशु कौशलम। लेखक से मुक्तानंद ने खालिस्तान थावली मांगी, तो कालिदास आएगा इसमें आंसर। इसके बाद है छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। परमार राजवंश की स्थापना खालिस्तान ने की थी, तो हर्ष सिंह परमार ने की थी। अगला है खालिस्तान संगीत सम्राट कहे जाते हैं, तानसेन संगीत सम्राट कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न युद्ध गीता नामक कविता के रचयिता हैं तुलसीदास जी। दोहा और रोला से मिलकर क्या बनता है? कुंडलियाँ बनती हैं। और अगला है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए हैं, इन प्रश्नों का गहन अध्ययन कर लें। इन प्रश्नों में से ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे, तो आप इनका अध्ययन कर लें। तो बच्चों देखिए ये थे वस्तुनिष्ठ एवं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। इसके आगे हम अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्नों को भी जानेंगे। तो बच्चों आप इसके आगे के अगले वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर भी जान सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आशा है कि आपको इस प्रश्न बैंक के आधार पर सभी जो दिए गए प्रश्न हैं इनके आंसर समझ में आ गए होंगे और आप इनके आधार पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए बच्चों यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी विषय और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करना है इसके लिए सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। नमस्कार।